ओके, देखिए पिछली क्लास में हम वेंचुरीमीटर के बारे में पढ़ रहे थे। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। क्या पढ़ना है? वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। देखिए वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स क्या होता है? एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें लिक्विड फिल है यहाँ तक, इस कंटेनर में जो वाटर फील्ड है वो h हाइट तक है, ठीक है। हमने क्या किया, वाटर के फ्री सरफेस से h डेप्थ पे एक होल कर दिया, ठीक है। ऑरिफाइस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ऑरिफाइस। होगा क्या, इसमें से वाटर ऐसे बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ हमने 0.1 ले लिया और यहाँ हमने क्या ले लिया? 0.2। क्लियर है? ओके, तो देखिए यहाँ पॉइंट हमने 2 ले लिया, ठीक है। देखिए इसका क्रॉस सेक्शन ए है और इस ऑरिफाइस का क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए है, और ए का वैल्यू जो है वो स्मॉल ए से क्या है? बहुत बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से जो लिक्विड फ्लो हो रहा होगा वेलोसिटी v से, हमें वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो 0.1, तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स क्या होता है? वेलोसिटी फ्लक्स ये होता है कि अगर हम फ्री कंटेनर के फ्री सरफेस से h डेप्थ पे कोई ऑरिफाइस या होल बनाते हैं, ऑरिफाइस का मतलब होता है वेरी नैरो होल, वेरी नैरो होल। अगर एक हमने बहुत छोटा होल किया तो वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की वो अंडर रूट कितनी होगी? 2gh होगी, वेयर h इज द हाइट फ्रॉम द हाइट ऑफ द, या h इज द डेप्थ ऑफ द ऑरिफाइस फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। ओके, तो अप्लाई बर्नौली प्रिंसिपल एट 1 and 2, तो क्या होगा? प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसमें लिक्विड जो फिल है वो कितनी डेंसिटी उसकी? रो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 पॉइंट पे ये सारी एनर्जी, ठीक है। अब देखिए 0.1 पे क्या लग रहा है? प्रेशर एनर्जी जो होगा वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, कितना? P0 लिख दिया हमने, प्लस देखिए वहाँ पे कंटेनर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको पता है कि ए वी इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी, लगभग 0 के बराबर। तो हम 1 वाले पार्ट पे वेलोसिटी कितना ले सकते हैं? 0 लिख सकते हैं, प्लस रो जी। ग्राउंड से इसका हाइट कितना है? 1 वाले सेक्शन का कैपिटल एच है, रो जी कैपिटल एच इक्वल टू P2। अब देखिए 2 पॉइंट क्या एटमॉस्फेयर में, इस पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगेगा? P0 लगने वाला है इस पे भी, ठीक है। प्लस वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? हाफ रो, यहाँ पे वेलोसिटी है v, प्लस ग्राउंड से इस ऑरिफाइस का हाइट कितना है? अगर ये कैपिटल एच है और ये स्मॉल एच है तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा? h माइनस स्मॉल एच, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? रो जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कितना हो जाएगा? P0 प्लस रो जी एच इक्वल टू P0 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच माइनस रो जी स्मॉल एच, ठीक है। रो जी एच से रो जी एच कट गया, P0 से P0 कैंसिल आउट हो गया। देखो ये इधर आ जाएगा, तो ये वाला टर्म इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो जी एच। क्लियर है? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, रो से रो कैंसिल आउट हो गया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 2gh। तो वी का वैल्यू कितना आ गया? अंडर रूट 2gh।
तो समझ में आ गया। इसका मतलब अगर फ्री सरफेस से अगर एच डेप्थ पे हमने कोई एक होल बना रखा है तो उससे जो लिक्विड फ्लो हो रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh। क्लियर है? ओके। अब कंटेनर का देखिए ये बेस है और यहाँ से जहाँ तक ये लिक्विड गिरेगा उसको हम उसकी क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। अगर रेंज मुझे कैलकुलेट करना है तो देखिए एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह कर रहा है तो रेंज वाला फॉर्मूला हमें पता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, वेलोसिटी इनटू क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके लिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे इसके लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखिए नाउ फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, √2gh, हाइट कितनी है यहाँ से h माइनस एच, और ये ग्राउंड पे गिर रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमें पता था, क्या होता है, निकाल सकते हैं SY बराबर u/t प्लस हाफ AY इंटू टी स्क्वायर। SY कितना है, h माइनस एच, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए माइनस ले लिया, UY कितना है, y डायरेक्शन में 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा होगा इसलिए माइनस लगा दिया इंटू टी स्क्वायर। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो h माइनस एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो t का वैल्यू कितना आ गया, 2h माइनस एच डिवाइड बाई जी। ये फॉर्मूला आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। ये टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पुट कर देंगे तो वेलोसिटी कितना है, √2gh इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2h माइनस स्मॉल h डिवाइड बाई जी। क्लियर है? ओके। ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 4 g h माइनस एच डिवाइड बाई कितना हो गया, g। ये आ गया है ना, समझ में आ रहा है। तो g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेंज का वैल्यू कितना आ गया इसमें, रेंज का वैल्यू आ गया 2 बाहर आ जाएगा, √h माइनस एच स्क्वायर। समझ में गया, दिस इज अवर रेंज, इतनी दूर तक वो जाएगा। अब देखिए ये रेंज हमसे अब बोल रहा है इसमें कि मैक्सिमम कब होगा ये रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज। देखिए रेंज मैक्सिमम किस पे डिपेंड कर रहा है, रेंज मैक्सिमम देखिए कैपिटल एस तो फिक्स है ये, बट अगर ऑरिफाइस का अगर हम पोजीशन बदलते जाएं तो क्या कर सकते हैं हम, रेंज इस रेंज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, इस ऑरिफाइस की डेप्थ पे यानी एच पे डिपेंड कर रहा है ये। तो हमें इसका डिफरेंस जब भी करना होगा तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसको आर लिख दो, तो रेंज आर जो है हमारे पास वो आएगा 2 स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस एच स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, एच के रिस्पेक्ट में। तो dr/dh, तो dr/gh क्या कर देते हैं, निकाल लो इसका डिफरेंशिएशन 2 रूट अंडर का क्या होगा 1/2 आगे आएगा, स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस एच स्क्वायर, 1/2 में से -1 घटा देंगे इंटू d/dh ऑफ स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस एच स्क्वायर। तो कितना आ गया ये, h कैपिटल एच माइनस एच स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 इंटू कितना होगा ये d/dh ऑफ स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच माइनस d/dh ऑफ स्मॉल एच स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। उसमें कितना आएगा ये अंडर रूट में आ जाएगा, स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस एच स्क्वायर इसका अंडर रूट इंटू एच, ये कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, dh/dh और इसका कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा। तो कितना गया 1 स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस एच स्क्वायर अंडर रूट इंटू एच, ये 1 हो जाएगा -2h। ये क्या आ गया dr/dh। अब हमें इसको क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने निकाला उसको क्या पुट कर देते हैं 0। तो फॉर ध्यान रखिएगा मैक्सिमम बिना के लिए हमेशा डेरिवेटिव क्या पुट कर दिया जाता है 0, यानी dr/dh इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 0। तो 1 डिवाइड बाय स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस एच स्क्वायर अंडर रूट इंटू एच माइनस 2h इक्वल टू क्या हो गया 0। ये उधर जाके 0 हो गया, तो h माइनस 2h इक्वल टू क्या हो गया 0, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैपिटल H इक्वल टू h आ गया, तो h इक्वल टू कितना आ गया स्मॉल, तो स्मॉल h का वैल्यू किसके बराबर है कैपिटल H/2। इसका मतलब अगर
आप अगर इस कंटेनर का हाइट कितना है, h है, अगर आप h/2 पे होल्ड करेंगे तो आपको रेंज कैसा देखने को मिलेगा, मैक्सिमम। हमारा ओके, तो ये क्या था हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स था। क्लियर है? ओके, नोट करिए इसको। ना आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, देखिए अब इसमें हम चल रहे हैं एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। क्या पढ़ा था हमने, P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ये हमने पढ़ा था। इसी में एक अप्रोक्सीमेशन का H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H हो जाए तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H1, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब कहीं पे अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, और प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, हमारा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये इसी प्रिंसिपल पे हम वर्क करेंगे कि कैसे, अगर जैसे मान लो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो ट्रेन उधर से आती है तो हमें ऐसा लगता है कि ट्रेन हमें अपनी तरफ खींच लेगी। उसका रीज़न देखिए क्या है, मान लीजिए देखिए पटरी आई, ठीक है, इस टाइप से, इस पर ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं तो होगा क्या, देखिए जब शुरू में ट्रेन नहीं आई थी पटरी पे तो क्या था, हमारे फ्रंट साइड जो एयर था और बैक साइड एयर था, सबकी वेलोसिटी लगभग सेम थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सेम था। बट जैसे ही ट्रेन आई तो हमारे फ्रंट पार्ट पे जो वेलोसिटी है एयर की वो तो बढ़ जाएगी, वो ट्रेन की वेलोसिटी के साथ मैच हो जाएगी। बट पीछे वेलोसिटी लगभग, पीछे का वेलोसिटी थोड़ा सा फ्रंट पार्ट से क्या होगा, कम होगा। अब पीछे वेलोसिटी कम होगी और आगे वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो शुरू में देखिए प्रेशर क्या था, सेम था, P1 और P2। इनिशियली क्या था, P1 इक्वल टू किसके था, P2 के था। ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं। जैसे ही ए यहाँ पे आई और दोनों तरफ एयर का वेलोसिटी कितना था, V1 और V2, V1 बराबर क्या था, V2। बट जैसे ही ट्रेन गुजरी आगे क्या हो गया, वेलोसिटी ज़्यादा हो गया। व्हेन ट्रेन पासेस, क्या होगा, पासेस थ्रू प्लेटफॉर्म, क्या होगा उस केस में, V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 किससे ज़्यादा हो जाएगा, V2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर V1 ज़्यादा तो P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, P1 लेस देन P2, इसका मतलब P2 का वैल्यू क्या हो गया, ज़्यादा। तो P2 का वैल्यू ज़्यादा हो गया, आगे प्रेशर कम है, पीछे प्रेशर क्या है, ज़्यादा। तो हमें ऐसा लगा कि हमें कोई आगे क्या कर रहा है, ट्रेन खींच रही है, पीछे से हमें कोई क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी ट्रेन आए, ठीक है, तो हमें पटरी के पास बिल्कुल खड़ा नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। वो हो सकता है कि वो ट्रेन क्या करे, हमें अपनी तरफ खींच ले। क्लियर है? ओके, तो ये बर्नौली का पहला एप्लीकेशन हुआ इस बिहाफ पे कि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगी, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा। नाउ सेकंड एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन है रूफ ऑफ या रूफ ब्लोन इन विंड। जब विंड चलती है तो उस केस में रूफ क्या हो जाता है, उड़ जाता है। कैसे, देखिए ये रूफ है, होगा क्या, देखिए शुरू में क्या होता है, वेलोसिटी ऊपर V1 है, V2 है, उधर प्रेशर क्या है, P1 और P2 है दोनों बराबर है। बट जैसी हवा चली, ऐसे हवा बह रही है,
तो V1 जो होगा वो V2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद है तो अंदर तो एयर की कोई वेलोसिटी है नहीं, तो V1 किससे बड़ा हो गया, V2 से बड़ा होगा। V1 V2 से बड़ा हो गया तो P1 क्या हो जाएगा, लेस देन P2 से हो जाएगा। ठीक है, P1 का वैल्यू P2 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, P2 का वैल्यू क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा और ये क्या कर जाएगा, ये उड़ जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि आंधी तूफानों में हमें खिड़कियाँ, अगर खिड़कियाँ हैं ना तो खिड़कियों को हमें बंद करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज़ कम्पेयर टू खिड़कियों को खोल देना। देखिए अगर कंक्रीट की छत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर चद्दर हो, ठीक है, झोपड़ी हो, तो उस केस में हमें खिड़कियाँ खोल देनी चाहिए, अदरवाइज़ क्या हो सकता है, नहीं तो हमारे घर की छत क्या हो सकती है, उड़ सकती है। कि जब वैसे से अंदर सामान बिखर जाए, खिड़कियाँ खोलें, बट छत तो बच जाएगी। तो इसलिए हमें क्या होता है, आंधी तूफानों में बट खिड़कियाँ खोल देनी चाहिए अगर हमारी छत कैसी हो, चद्दर की हो या फिर किसकी हो, झोपड़पट्टी हो। ठीक है, अगर कंक्रीट को तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो बंद ही करना बेनिफिशियल है, अदरवाइज छत तो उड़ेगी नहीं बट सामान सारा क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लिफ्ट, तीसरा एप्लीकेशन है लिफ्ट ऑन एरोप्लेन विंग्स। एरोप्लेन विंग्स पे क्या लगना, लिफ्ट। कैसे उड़ता है हवाई जहाज, देखिए ऐसा होता है उसके पंखड़ियाँ का लगभग एरोप्लेन की। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रेशर P1 है, मान लेते हैं यहाँ प्रेशर P2 है, यहाँ वेलोसिटी V1 है, यहाँ वेलोसिटी V2 है। तो जब ये एरोप्लेन इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है तो हवा ऐसे चलती है, तो नीचे वाले विंग पे तो हवा ऐसे चल रही है, ऊपर वाले विंग पे हवा ऐसे चल रही है। तो देखिए सेम टाइम में एयर को यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ देखिए इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और यहाँ से इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसी सेम टाइम में। तो वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा होगी, ऊपर ज़्यादा होगी, तो वेलोसिटी ऊपर ज़्यादा हो गई, यानी V1 इज ग्रेटर देन V2, तो ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी P1 लेस देन P2, और एयरप्लेन के विंग्स पे क्या लग जाएगा, ये फोर्स लग जाएगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से, क्योंकि फोर्स क्या होता है, P2 माइनस P1 इंटू एरिया। तो ये फिर फोर्स क्या लग जाता है, एरोप्लेन विंग्स पे ऊपर की तरफ लग जाता है, इसलिए वो एरोप्लेन क्या हो जाता है, उड़ जाता है। इसलिए देखिए क्या होता है, जब भी एरोप्लेन को उड़ाना होता है तो शुरू में रनवे पे उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ी देर चलना पड़ता है, स्पीड बनानी पड़ती है। ठीक है, ताकि वो प्रेशर डिफरेंस विंग के दोनों ऊपर नीचे बना ले और उससे क्या हो सकता है, वो टेक ऑफ कर जाता है। क्लियर है, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया थर्ड। तो इसमें देखिए इस प्रेशर को हम निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, V1, तो P1 ये 1 मान लो और ये 2 मान लो, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो P2 माइनस P1 जो होगा वो हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर का हो जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे पास प्रेशर डिफरेंस, इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया। क्लियर है, तो दिस इज लिफ्ट ऑन एरोप्लेन विंग्स। क्लियर है। अब देखिए हवा में बॉल, फिर दूसरी फोर्थ एप्लीकेशन है इसका स्विंगिंग ऑफ बॉल और स्पिन। देखो इसमें क्या है, देखो ये बॉल है, बॉल को हमने स्विंग करा दिया, ऐसे घुमा के फेंका। तो मान लीजिए इधर एयर है, ठीक है, एयर इधर से ब्लो हो रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है। अब इधर से एयर ब्लो हो रहा है ऐसे, तो होगा क्या, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, तो इधर वेलोसिटी होएगी ऐसे। मान लीजिए स्ट्रीम की लाइन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v है, इधर वेलोसिटी, और यहाँ पे वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, यूँ हो जाएगी। तो देखिए इधर से वेलोसिटी ऐसे आ रही है, इधर से वेलोसिटी ऐसे आ रही है, तो इधर तो वेलोसिटी घट के, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v1 थी और ये वेलोसिटी कितनी थी, v2 थी। तो इधर तो दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, और इधर दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो इधर जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, v2 प्लस v1, इधर कितनी हो जाएगी,
v2 माइनस v1। तो इधर कम होगी, इधर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इधर तेज़ी से आ जाएगा और इधर कम तेज़ी से ऊपर मोशन करेगा। तो बॉल क्या हो जाएगी, हवा में कैसी हो जाती है, बॉल स्विंग हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि जब कोई बॉल घुमा के फेंकते हैं तो बॉल हवा में ही अपना पाथ क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। तो ये क्या हो जाता है, ये स्विंग कहलाता है। समझ गया। तो ये सब एप्लीकेशंस किसकी हैं, ये बर्नौलीज की एप्लीकेशंस है। क्लियर है। ओके फिर उसके बाद देखिए एक एप्लीकेशन होता है फिफ्थ, दैट इज स्पिरेटर। स्पिरेटर क्या होता है, हमने क्या किया है, एक इस टाइम से सैंड का ले रखा है बॉक्स जिसमें सैंड फील्ड है, ठीक है। यहाँ हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पिस्टन लगा दिया है, ठीक है। अब अगर जैसे ही हम इसको ऐसे पुश करते हैं, जैसे हमने यहाँ पुश किया तो यहाँ पे देखिए एयर फील्ड है पहले से, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी होगी v1 और यहाँ मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v2। यहाँ प्रेशर p1 और यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा p2। तो जैसे हमने यहाँ पे एयर को पंप कराया, वेलोसिटी दी, तो यहाँ पे वेलोसिटी v1 किससे ज़्यादा हो जाएगी, v2 से ज़्यादा हो जाएगी। और जैसे ही v2 से ज़्यादा हुई तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, p1 कम हो जाएगा किससे, p2 से। तो यहाँ प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर ज़्यादा और यहाँ प्रेशर क्या है, कम। तो यहाँ से लिक्विड क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगा और ऐसे स्प्रे होके बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या हो जाता है, स्प्रेड होता है। तो प्रिंसिपल अगेन क्या है, वही है, जहाँ वेलोसिटी कम होती है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ वेलोसिटी कम होती है। ओके नाउ इसमें पढ़ते हैं अब सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोहेजन के बारे में, देन हम पढ़ेंगे एडहेशन के बारे में, कोहेजन फोर्स और एडहेशन फोर्स। देखिए कोहेजन फोर्स का मतलब क्या होता है, कोहेजन फोर्स का मतलब होता है द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, ठीक है। मतलब कोई भी सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, मतलब एक सब्सटेंस है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, कोहेजन फोर्स होगा। और एडहेशन फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है। समझ में आ गया। तो जैसे अगर वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन पे जो आपस में फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ क्या होंगे, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ कोहेजन बोलेंगे। बट एक वाटर अगर एक ग्लास में रखा हुआ है, ग्लास है ना, कांच के ग्लास में रखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, वो वाटर और कांच के ग्लास के सरफेस के बीच में, देखिए वाटर तो हो गया लिक्विड और कांच का ग्लास क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ क्या कहलाएगा, एडहेशन कहलाएगा। समझ में आ रही है बात। तो फोर्स ऑफ एडहेशन जो होता है वो डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में लगता है, डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। और फोर्स ऑफ एडहेशन जो होता है वो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। समझ में आ रही है बात। ओके तो देखिए फोर्स ऑफ एडहेशन की वजह से, फोर्स ऑफ कोहेजन की वजह से ही सॉलिड का शेप क्या होता है, फिक्स होता है। कैसे, देखिए फोर्स ऑफ कोहेजन, अब देखिए सॉलिड हमेशा सॉलिड बना रहता है, उसका डेफिनेट क्या होता है, शेप होता है, उसका डेफिनेट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्यों, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ कोहेजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ कोहेजन एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ एडहेशन क्या है, ज़्यादा है। अगर हम किसी सॉलिड को किसी दूसरे सॉलिड के कॉन्टैक्ट में भी रखेंगे तो सॉलिड अपना शेप चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो रीज़न क्या है उसमें, फोर्स ऑफ कोहेजन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एडहेशन। इसी तरह लिक्विड का शेप क्या होता है, लिक्विड को किसी कंटेनर में भी डिप्ट कर दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो अपना शेप बदल देता है, ठीक है। क्यूबिकल बॉक्स में रखोगे तो क्यूबिकल शेप हो जाएगा, सिलेंड्रिकल में रखोगे तो लिक्विड का शेप क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हो जाएगा। तो उस केस में फोर्स ऑफ एडहेशन क्या है, ज़्यादा एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ कोहेजन, ठीक है। क्योंकि उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में। क्लियर है, समझ में। और गैसेस में क्या होता है, गैसेस का ज़्यादा शेप फिक्स होता है, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। समझ में आ गया। तो ऑन द बिहाफ ऑफ कोहेजन और एडहेशन हम सॉलिड और लिक्विड का डेफिनेशन बना सकते हैं। इन सॉलिड्स फोर्स ऑफ एडहेशन, फोर्स ऑफ कोहेजन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एडहेशन, एंड इन लिक्विड फोर्स ऑफ एडहेशन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ कोहेजन। समझ में आ रही है बात। ओके अब उसके बाद देखिए
देखिए फोर्स ऑफ कोहेजन की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, जैसे अब अगर हमें एक लिक्विड है, ठीक है, वाटर का ड्रॉप है और एक मरकरी का ड्रॉप है, तो वाटर का ड्रॉप जो है अगर हम उसको ग्लास सरफेस पे रखें तो वाटर का ड्रॉप जो है वो ग्लास सरफेस को गीला कर देता है। बट अगर मरकरी का एक ड्रॉप हमने ग्लास सरफेस पे गिराया तो ग्लास सरफेस को गीला नहीं करता है। तो रीज़न क्या है, देखिए वाटर क्यों गीला कर देता है ग्लास के सरफेस को, रीज़न उसमें क्या है, फोर्स ऑफ एधेशन। फोर्स ऑफ एधेशन इन वाटर एंड ग्लास मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ कोहेजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इसी वजह से क्या कर देता है, वो ग्लास को गीला कर देता है। बट मरकरी में क्या होता है, मरकरी में जो फोर्स ऑफ कोहेजन बिटवीन मरकरी मॉलिक्यूल्स होगा वो इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एधेशन बिटवीन ग्लास एंड मरकरी, ठीक है। तो फोर्स ऑफ कोहेजन इस केस में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ एधेशन बिटवीन ग्लास एंड मरकरी। समझ में आ रहा है? तो फोर्स ऑफ कोहेजन का मतलब समझ में आ रहा है, एधेशन का मतलब समझ में आ रहा है। ओके, नाउ अब इसमें क्या है हमारा कि तो ग्लास जो है वो वाटर जो ग्लास के सरफेस को गीला कर देता है और मरकरी ग्लास के सरफेस को गीला नहीं करता है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए ये तो फोर्स ऑफ कोहेजन और फोर्स ऑफ एधेशन के बारे में था। नाउ देखिए आपने ऐसा फील किया होगा कि जैसे मैंने कंटेनर में या बाल्टी में आपने पानी भरा होगा और उस पर हमने क्या किया, एक हम क्या कर रहे हैं, उस पर वाटर की फ्री सरफेस पे उसमें हम ग्लास प्लेट को लेके गए। तो वाटर की फ्री सरफेस पर अगर हम ग्लास प्लेट को लेके गए तो उसमें होगा क्या कि जैसे ही हम वाटर की सरफेस पे ग्लास प्लेट को लेके गए तो जैसे ही हम उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं तो वो ग्लास प्लेट को ऐसा लगता है कि पानी नीचे की तरफ खींच रहा है ना। तो इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए इसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी हम ग्लास या किसी भी स्टील की प्लेट या ग्लास की प्लेट को हमने वाटर की सरफेस पर रखा स्लाइटली और उसको फिर खींचना स्टार्ट किया, ठीक है, वो डूबना नहीं चाहिए, वो तैरना चाहिए। जब खींचेंगे तो ऐसा लगेगा कि वाटर है उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। वो कौन सा फोर्स है जो उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था? वो फोर्स क्या है? वो फोर्स है हमारा सरफेस टेंशन। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्लियर है?